तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सोलो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 446 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अपने लॉर्ड्स ने मिलकर दो ह्यूमन एंसेस्टर को मार डाले होते हैं, जिसकी वजह से सारे ह्यूमन एंसेस्टर पैनिक में चले जाते हैं। और हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो मोस्ट पैनिक बंदे थे वो तीनों सोल एक्सपर्ट वाले बंदे थे, जिनमें 10,000 टेंटिकल ड्रैगन मास्टर जिंगलीड ह्यूमन एंसेस्टर और ड्रीम वीवर ह्यूमन एंसेस्टर आया करते थे। वो लोग यहाँ पे कहने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो हमें ही टारगेट करेंगे। और ये तीनों कुछ ज़्यादा ही पैनिक करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि मोगुसी वो पैनिक जरा सा भी नहीं कर रहा था, क्योंकि यार बंदा वो इमॉर्टल बंदा था। और साथ में यहाँ पे निर्वाणा ह्यूमन एंसेस्टर भी था, जो कि 9 सॉवरीज में से एक था। तो उन सबको पैनिक करने की क्या ही जरूरत थी। लेकिन जो 10,000 मैट्रियार्कल ड्रैगन मैट्रियार्क था, जिंगली ह्यूमन एंसेस्टर और ड्रीम वीवर था, उसकी बॉडी फिजिकल बॉडी काफ़ी कमज़ोर होती है। जो दो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, बस उससे जरा सा ही स्ट्रांग होती है। इसके साथ मोगुसी यहाँ पे कॉन्फिडेंस से कहता है, मतलब उसकी कॉन्फिडेंस वो ऑलरेडी सैटर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी बंदा एक होता है ना कि यार बंदे के अंदर एक अकड़ है। वो कहता है कि 8 लॉर्ड्स के अंदर सिर्फ 2 के पास अपनी वीक स्पिरिचुअल विल्स हैं, जिसमें लॉर्ड जिन और लॉर्ड नाइगू आते हैं। चलो इस समय हम लोग वीकर टारगेट को एक्शन में लाते हो, उसके ऊपर अटैक करते हो। फाइनली डिसाइड करते कि वो लॉर्ड जिन और लॉर्ड नाइगू पर भी अटैक करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि यार कैसे वो वीकर पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वीकर पे हो गए तो उन सब की पावर्स में डगमगा जाएगी और उनमें सिर्फ लॉर्ड्स की पावर्स में सिर्फ हल्का फुल्का ही फर्क आएगा। लेकिन हल्का फुल्का फर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि इसने पहले युवान और अपने लूफेंग पे अटैक कर दिया था। उसे युवान के अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल चुका था कि इस बंदे को अभी मार पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अपनी सोल किलिंग टेक्निक से उसके सोल को डगमगाया नहीं जा सकता है और बाकी के लॉर्ड्स के खिलाफ ये थोड़ा सा लेस इफेक्टिव हो सकता है। जिसके साथ यहाँ पे वो टारगेट अपने सिलेक्ट कर लेते हैं और उन्हीं 2 लॉर्ड्स के ऊपर अपने टारगेट को फिक्स करते हैं। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि उन्होंने लॉर्ड लूफेंग मतलब बहुत सारी बकवासी, तो इन सबको हम स्किप करते हुए सबको हटा देता हूं। इसके साथ वो फाइनली अपने लॉर्ड जिन को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो सब अपने लॉर्ड लूफेंग, लॉर्ड युआन और लॉर्ड जिन को टारगेट नहीं कर सकते। इसलिए वो सबसे पहले लॉर्ड जिन, जो कि सबसे वीकर में से होते, उसको टारगेट करता है। जिसके साथ मोगुसी अपने 4 एलाइज के साथ अपने कंबाइंड अटैक से अपने लॉर्ड जिन के ऊपर अटैक करता है। वो सोल टेक्निक अपने लॉर्ड जिन को घेर लेती है। 8 लॉर्ड्स अपने उस ओवरवेलमिंग अटैक को होल्ड कर रहे थे। वहीं पे लॉर्ड मोमेंट का वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लॉर्ड मोमेंट ही अपने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस को करते, 50% वेव पावर्स को यूज़ करके अपने कैलेमिटी किलिंग टेक्निक को यूज़ किया करते। तो वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब अपने लॉर्ड मोमेंट फिर से रिकवर करे और फिर से वो अपनी टेक्निक को अनलीज करके एक और को मार सके। लेकिन तभी लॉर्ड जिनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसकी आंखें के अंदर एक वास्ट इल्यूजनरी रियलम आ जाता है और बंदा उसी के अंदर खो जाता है। अब लॉर्ड जिन की टेम्परमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो कैसा बंदा है। ये कत्ले आम मचाते हुए इस लेवल तक आया है और इसी वजह से लॉर्ड जिन की टेम्परमेंट अपने युवान से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। युवान अपने आप के ट्रू नेचर को बहुत ही लंबे अरसे पहले सप्रेस करके रखा है, लेकिन लॉर्ड जिन रेकलेसली एक्ट किया करता था। बंदा मारने पे ही चला जाता था, कहता कितनी मैं तो मार के ही रहूँगा, मतलब बंदा सिर्फ कत्ले आम मचाने पे ही रहा करता था। इसलिए लॉर्ड जिन की टेम्परमेंट अपनी युवान से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि नाइटमेयर ह्यूमन एंसेस्टर 1000 आई ह्यूमन एंसेस्टर्स वो ऑलरेडी मारे जा चुके थे। इसकी वजह से मोगुसी की सोल टेक्निक की पावर्स वो कम हो चुकी होती हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमें बताया जाता है कि वो टेक्निक अपने जिन पे लगने के बावजूद जिन अपनी क्लैरिटी को पूरी तरह से मेंटेन कर पा रहा होता है। और वो वहाँ पे कहता है कि मेरे सबकॉन्शियस के अंदर ट्रबलसम आना शुरू हो चुकी है, मेरे अंदर की सबकॉन्शियस की फ्रैगमेंट्स इमर्ज होना शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो ये बात चल रही है ये अपने युवान के केस के ही सिमिलर होती हैं। अपने लॉर्ड जिन के अंदर भी सबकॉन्शियस इमर्ज होना शुरू हो जाती है। कैसे है तो ये हमें पता चलने चलेगा। इसके साथ हमें यहाँ पे पता चलता है लॉर्ड जिन के द्वारा कि वो सबसे कहता है कि सब कोई मुझे बस
थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, मुझे अपने फ्रैगमेंट्स को सप्रेस करना है, लेकिन मेरी इफेक्टिवनेस वो 60% से कम हो जाएगी, मतलब मैं सिर्फ 40% बैटल पावर्स को ही यूज़ कर पाऊंगा। जिसको देखकर लूफेंग और बाकी के एग्री करते हैं कि मोगुसी की टीम तो सच में काफ़ी खतरनाक है, हमें इसको एलिमिनेट करना ही होगा। और वो अपने इसी एलिमिनेटिंग टेक्निक को फिर से परफॉर्म करने की सोचते हैं, जिसके साथ युआन जिनसे कहते हैं कि तुम रेस्ट कर सकते हो और बाकी हम चारों को हैंडल करने के लिए छोड़ दो। अब मोगुसी अपने उसी मतलब अपने उसी सोल टेक्निक को रिपेल करने पे ही पूरा तरह से ध्यान चला जाता है, जिसके साथ लॉर्ड मोमेंट, लूफेंग, लॉर्ड जिंग और युआन ये चारों लॉर्ड्स मिलकर अपने कर्स किलिंग कैलेमिटी फॉर्मेशंस को फिर से रिज्यूम करते हैं। अब लॉर्ड जिन की एब्सेंस वो हल्का फुल्का ही कम की थी, क्योंकि लॉर्ड जिन की पावर सिर्फ 5% थी, जो कि बड़ी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमें बताया जाता है कि ह्यूमन एंसेस्टर्स को मारने के लिए 5% पावर्स भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। अगर 1% भी ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी या फिर 0.1% ही बच गई तो फिर से हील हो जाएगी, वो अपनी बॉडी को फिर से रिकवर कर लेगा और उसको मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि कर्स किलिंग कैलेमिटी फॉर्मेशन फिर से अटैक चालू होता है और वो 10,000 टेंटिकल ड्रैगन मैट्रास के ऊपर जाके लगती है, जो कि डिफेंसिव फॉर्मेशंस के अंदर छिपा हुआ होता है। बंदा पूरी तरीके से डर चुका होता है, लेकिन अपने लूफेंग और बाकी लॉर्ड्स मिलके अपने उसी कर्स किलिंग कैलेमिटी टेक्निक को परफॉर्म कर ही देते हैं। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है अपने 10,000 टेंटिकल ड्रैगन मैट्रियास को, जिससे यह एहसास होता है कि उसके टाइमलाइन के अंदर उसकी तबाही चालू हो चुकी है, उसकी बॉडी तबाह होने लगी है, उसके लाइफ कोर, उसकी वाइटैलिटी खत्म होना शुरू हो चुकी है और उसके खुद के अंदर फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो चुकी होती, लेकिन यहाँ पर इतने अटैक होने के बावजूद वो इंड्योर कर पा रही होती हैं। हमें पता चलता है कि 10,000 टेंटिकल ड्रैगन मैट्रियल वो एक लड़की होती है, उसके ऊपर अटैक हुआ था, टाइमलाइन के अक्रॉस अटैक होने लगते हैं, लेकिन वो उन सारे अटैक्स को कहीं ना कहीं लास्ट तक सह लेती है। उसकी लाइफ फोर्स अपनी नाइटमेयर ह्यूमन एंसेस्टर 1000 आई ह्यूमन एंसेस्टर से सिर्फ थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन जो पावर्स थी कर्स किलिंग कैलेमिटी फॉर्मेशंस की वो इतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती लॉर्ड जिन के वापस हटने से कि वो उसको कंप्लीटली मार सके। और जब तक वो उस अटैक को विदस्टैंड कर सकती है तब तक वो उसके कंपेनियंस उसके पावर्स को फिर से पीक पर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 30 से भी ज़्यादा सर्वाइविंग कैपेबिलिटीज़ वाले ह्यूमन एंसेस्टर्स मौजूद है, जो कि किसी बंदे की पावर्स को पीक तक पलक झपकते ही ले जा सकते हैं। अब इस चीज़ को देखकर तो 10,000 डेडिकल ड्रैगन मैट्रियास वो खुश हो जाती कि मैंने इसको एंड्योर कर दिया है, जिसको देखकर इन्फिनिट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर, बिग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर, सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स को एक राहत की सांस मिलती है कि फाइनली 10,000 टेंटिकल ड्रैगन मैट्रियास उन्होंने इस अटैक्स को सरवाइव कर दिया है। क्योंकि अगर वो सरवाइव नहीं कर पाते तो हो सकता है कि उनकी सोल टेक्निक और कमज़ोर हो जाए और एक एक करके सारे लोग मरना शुरू कर जाए, इसी वजह से ये सब होने लगती है। जिसके साथ इन्फिनिट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर सबसे बोलते हुए कहता है कि ये किलिंग टेक्निक सारे ऑब्स्टेकल्स को इग्नोर कर रही हैं, लेकिन ये अपने लिमिट पे आ चुकी हैं। चलो हमें अपने सोल टेक्निक्स को अटैक्स को लगातार चालू रखना होगा और हमें बाकी के प्रैक्टिशनल लॉर्ड्स पे भी अटैक करके उनकी पावर्स को कम करना होगा, ताकि एक समय ऐसा भी आए कि वो हमें विदस्टैंड ही न कर सके। अब यहाँ पे मोगुसी उसकी कॉन्फिडेंस जो कि पहले टूट चुकी थी वो ग्रो हो जाती है। वो कहता है कि चलो इस बार हम लोग नायगू पे फोकस करते हैं, और इस एपिसोड में आपको लॉर्ड्स के स्पिरिचुअल विल के बारे में सच में काफ़ी ज़्यादा पता चलने वाला। आप हैरान हो जाओगे कि यार मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि इनसाइड लॉर्ड्स की स्पिरिचुअल विल पावर्स इतनी स्ट्रांग हो सकती है। जिसके साथ वो फाइनली नायगू के ऊपर फोकस करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो अपने लॉर्ड नायगू होते हैं तो इसमें नायगू कहा जा रहा है। नाग आप जानते होंगे हमारे इंडियन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में नाग, स्नेक, नाग मतलब आप समझ रहे हो, तो नाग अपने लॉर्ड नायगू एक नाग के अवतार के जैसे इसमें दिखाए जाने वाले हैं। मतलब इसमें जो होता उसी से मैं बता रहा हूँ कि हाँ नायगू वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जिसके साथ वो सारे 4 कंपेनियंस और साथ में मोगुसी अपने सोल टेक्निक्स को अपने नायगू के ऊपर परफॉर्म करते हैं। अब पास्ट में भी नायगू के साथ फाइट हो चुकी है, जिसमें लॉर्ड नायगू और लॉर्ड जिन उन्होंने यार स्पिरिचुअल अटैक्स में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया होता है। हमें ये भी बताया जाता कि 8 लॉर्ड्स के अंदर इन दोनों की स्पिरिचुअल विल एक्सेप्शनली स्ट्रांग होती है, लेकिन फिर भी इनकी बॉडीज वीक होती है। कह सकते हो कि यहाँ पे राइटर ने एक तो कंफ्यूज कर दिया कि यहाँ पे लिखा गया कि उनकी स्पिरिचुअल अटैक्स काफ़ी पावरफुल है, मतलब स्पिरिचुअल विल पावर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एक्सेप्शनली स्ट्रांग है, लेकिन वहीं पे लॉर्ड्स के अंदर इन दोनों की स्पिरिचुअल विल पावर्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। मतलब मैं क्या ही कहूँ, एक तरफ तो स्ट्रांग कहीं जा रही है, एक तरफ तो वीक, लेकिन मैं इसको स्ट्रांग ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यही होता है। जिसके साथ वो फिर से उसको टारगेट करते हैं और लॉर्ड नायगू उसकी आंखें वो कोल्डर होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ वो अपने नेक को ट्विस्ट करता है और एक एक करके उसके सर के अंदर से 9 नेक निकलते हैं। और मैं नाग इसको इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पे नाग की रूप को ही दिखाया जा रहा है, इसके सर के अंदर से 9 और सर निकल जाते जो कि किसी नाग को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे ये होता है ना लॉर्ड नायगू के साथ, तो लॉर्ड वुलान और बाकी के बंदे लॉर्ड नायगू की तरफ देख कर कहते कि नायगू क्या तुम रहे और राइट तो हो ना, ठीक तो हो ना। तो वहाँ पे लॉर्ड नायगू कामली कहते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ वो अनअफेक्टेड है। मतलब ये हैरान वाली बात है कि युआन पे जब वो सोल अटैक हुई थी तो यार उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन वही अटैक जो कि थोड़ी सी पावर से कम होकर अपने लॉर्ड नायगू पे पड़ी तो यार अपनी लॉर्ड नायगू की स्ट्रेंथ जरा सा भी कम नहीं होती है। हमें पता चलता है कि असल में लॉर्ड नायगू के पास अपनी एक टेक्निक होती है और साथ में उस टेक्निक की पावर्स 2 हिनवा एंसेस्टर्स की मौत से काफ़ी कम हो चुकी थी, जिसके साथ हमें पता चलता है कि कैसे अपने लॉर्ड नायगू ने अपने एक हेट्रोजेनस ब्लड लाइन विल पावर्स को अवेकन कर रखा है, जिसकी वजह से ये एक हार्ट स्लेइंग टेक्निक परफॉर्म कर सकता है। ये एक टेक्निक होती है जो कि इसने क्रिएट कर रखा होता है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लॉर्ड नायगू वो बंदा होता है जो कि हिनमैन एंसेस्टर्स की बॉडी को डिवोवर करता है। और आपको पता होना चाहिए जब भी कोई बंदा किसी बॉडी को डिवोवर करता है तो उसकी बॉडी की विल पावर्स उस बंदे के ऊपर अटैक करती है। आपने ऑलरेडी बहुत पहले वाले एपिसोड्स में देखा कि कैसे लूफिंग जब अटैक करके उसको मारकर उसको खाता है, उसकी बॉडी को पड़ता है, तो कैसे उसकी स्पिरिचुअल विल अपनी लूफिंग पर अटैक्स किया करती थी। सेम टू सेम अपने लॉर्ड नायगू के साथ भी होता है। अब यहाँ पे युआन हैरान हो जाता है जब वो लॉर्ड नायगू के मुंह से हार्ट स्लेइंग टेक्निक को सुनता है, और लूफिंग भी वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि अपने सारे लॉर्ड्स ने लॉर्ड नायगू के इनहेरिटेंस को पढ़ रखा है। वो हार्ट स्लेइंग टेक्निक को अच्छे से जानते थे कि कैसे हार्ट स्लेइंग टेक्निक एक मल्टीपल सबकॉन्शियस को बनाता है जो कि उसके एक परफेक्ट कंट्रोल को करता है। मतलब अपने युआन के साथ क्या हुआ था, युआन के साथ हुआ क्या था कि जब उस पर ऊपर अटैक हुए थे तो उसकी मेन कॉन्शियसनेस सब कॉन्शियसनेस के अंदर चली गई थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे होता क्या है कि उसके ऊपर जब अटैक हुआ लॉर्ड नायगू के ऊपर तो उसकी मेन कॉन्शियसनेस वो उसके ऊपर लगी थी, लेकिन यहाँ पे उस अटैक को रोकने के लिए अपने लॉर्ड नायगू को और भी सब कॉन्शियस को क्रिएट करना पड़ जाता है। और जो सोल अटैक आए थे वो अपने लॉर्ड नायगू के मेन सोल पे नहीं लग जाके वो दूसरे विल पावर सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर लगते हैं, जिसकी वजह से अपने लॉर्ड नायगू अपने फुल पोटेंशियल्स को अभी भी यूज कर पाते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये ऐसा है जैसे कि कोई आपके ऊपर अटैक किया है लेकिन आप अपनी बॉडी की जगह किसी और बॉडी को ला के रख दिए हो, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेंथ पे कोई भी असर पड़ा ही नहीं है। ये बस वैसा ही बस बॉडी की जगह माइंड को चेंज कर दिया गया है। लेकिन ये टेक्निक हमें बताया जाता है कि ये टेक्निक क्लस्टर कॉन्शियसनेस टेक्निक की जैसी होती है जो कि अपने इसी सेम कॉन्शियसनेस को क्रिएट करती है जिसमें आपका मल्टीपल सबकॉन्शियस होता है, लेकिन इस बात के अंदर आपकी सिंगल मेन कॉन्शियसनेस वो कम प्योर होती हैं। जैसा कि हमने युआन के केस में देखा कि उसकी जो मेन कॉन्शियसनेस होती है वो काफ़ी प्योर होती है, वो सबको आराम से ओवर पावर कर सकती हैं। लॉर्ड नायगू की बात वो ह्यूमन ब्लड लाइन पाथ है जो कि
सारे विल पावर्स को एब्जॉर्ब की होती हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे जब वो उसको एब्जॉर्ब करता है तो उसकी रेमिनेंट्स के अंदर से उसकी विल पावर्स अपने लॉर्ड नाइगो के ऊपर हावी भरती है। लेकिन अपने लॉर्ड नाइगो पावरफुल थे, इसी वजह से सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स की विल पावर्स को आराम से सप्रेस कर दिया करते थे। और लॉर्ड नाइगो इसी वजह से हार्ट स्लिंग टेक्निक को बहुत पहले ही बना चुका था, क्योंकि उसे पता था कि ये कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उसने इसको बना रखा था। लेकिन अभी उसे इसको यूज करना ही पड़ा, वरना वो उसके जाल में फंस जाता और अपने युवान की जैसे ही वो स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाता। अब इस समय जो रेसिडुअल ब्लड लाइन विल थी लॉर्ड नाइगो के अंदर, वो मल्टीपल ह्यूमन एंसेस्टर्स के ब्लड लाइन के अंदर थी, वो उससे काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो सोल अटैक्स आए थे वो उस विल पावर जो कि मल्टीपल ह्यूमन एंसेस्टर्स से आई थी वो और भी एम्पलीफाई हो जाती है, उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसको अभी सप्रेस नहीं किया जा सकता। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जब लॉर्ड नाइगो थे वो ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी को डिवोवर करते थे, उसी के साथ उसकी विल को भी वो डिवोवर कर जाते थे, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि वो मरा था तो वो वीक था। लेकिन अब ये जो सोल अटैक हुआ था उसकी वजह से उसको कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना पड़ा, और यहाँ पर उस सोल अटैक के कारण बाकी सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स की जो विल पावर्स थी वो ज़्यादा हावी बन गई, जिसकी वजह से यहाँ पर सब चीज़ें हो रही होती और उसे अपने हॉर्स स्लिंग टेक्निक को यूज़ करना पड़ा ताकि वो सारे सब कॉन्शियसनेस को एक साथ तोड़ कर उसको अलग अलग कर सके और उससे छुटकारा पा सके। लेकिन इस वजह से अपने लॉर्ड नाइगो के कल्टिवेशन पाथ पूरी तरीके से बदल जाने वाले, क्योंकि अपने लॉर्ड नाइगो पहले सिर्फ सिंगल कॉन्शियसनेस में काम किया करता था, लेकिन अब मल्टीपल सब कॉन्शियसनेस आ चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ये सारे सब कॉन्शियस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाली है और मेन सब कॉन्शियस दिमाग के ऊपर ये प्रभाव डालने वाली है, जिसको देखकर सातों के सातों लॉर्ड्स पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाते हैं। अब लॉर्ड जिन की सिचुएशन लॉर्ड नाइगो से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पर वो अफेक्ट होने के बावजूद वो अभी 60% स्ट्रेंथ को यूज़ कर पा रहा होता है। टाइम देंगे तो वो अपने 90% पावर्स को भी यूज़ कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर अपने लॉर्ड नाइगो के साथ बहुत ही अलग हो चुका था। ये बंदा अपने कॉन्शियसनेस के अंदर ही फाइट करने लगा, सेम टू सेम कह सकते युवान की जैसे ही। और यहाँ पर अगर उसने इस पावर्स को अच्छे से यूज़ किया तो यार हो सकता है कि उसकी पावर्स बढ़ जाएं, लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि लॉर्ड जिन की पावर्स इससे बढ़नी ही है। अगर वो इसको ओवरकम कर पाया तो लॉर्ड जिन की पावर्स इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसकी स्पिरिचुअल वेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन लॉर्ड नाइगो की कल्टिवेशन फाउंडेशन सी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर भले ही उसकी पावर्स में कोई भी चेंज ना हुआ हो, लेकिन फ्यूचर का क्या, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी कल्टिवेशन साइकिल को ही चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे कल्टीवेट किया करता था उस चीज़ को भी उसको चेंज करना पड़ेगा, जिसको देखकर लॉर्ड जिन ट्रांसलेट करते हुए कहते हैं कि यही तो वॉर की कीमत चुकानी पड़ती है। जिसके साथ वो कहते हैं कि हमें कैसे भी करके 10,000 टेंटिकल ड्रैगन मैट्रा जिंग लू ड्रीम वेबर इन सभी को मारना होगा। जिसके साथ युवान कहता है कि चलो हमें अपने फॉर्मेशंस को यूज़ करके उन्हें मारना होगा। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उन सबको पता चल जाता है कि कर्स किलिंग कैलेमिटी फॉर्मेशन से वो समझ जाते हैं कि वो 10,000 टेंटिकल मैट्रास को नहीं मार सकते हैं, तब जबकि वो उसे नहीं मार सकते तो बाकी के ह्यूमन एंसेस्टर्स को भी नहीं मार सकते। जिसकी वजह से 8 लॉर्ड्स समय वेस्ट नहीं करते और वो अपने दूसरे हेवनली टेक्निक को यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है हेवन सेवरिंग ब्लेड फॉर्मेशंस। अब ये हेवन सेवरिंग ब्लेड फॉर्मेशंस होती है, इसमें आपको अपने लू फेंग को ब्लड शैडो ब्लेड्स की एबिलिटीज़ को यूज़ करना था, जो कि सारे मैटर और एनर्जी को स्ले कर सकती है। इसके साथ यहाँ पे 8 लॉर्ड्स अपने पावर्स को कंबाइन करते हैं। लू फेंग अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को बर्न करता है, जिसमें कि वो अपने 30% पावर्स को चैनल करता है। लू फेंग की 30% रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ में लॉर्ड मोमेंट, लॉर्ड जिन, लॉर्ड मिंग वांग और बाकी के मेन कॉम्बैट क्लोन्स को बर्न करते हैं। बूम, 8 लॉर्ड्स अपने पावर्स को ब्लड शैडो ब्लेड के अंदर फ्यूज करते हैं और वो अपने अटैक्स को चल देते हैं। ये ब्लेड काफ़ी ज़्यादा भयंकर होता है, इतना कि ह्यूमन एंसेस्टर्स भी इससे बन जाते हैं। और जैसे ही वो अटैक्स वहाँ पे लगती है ना, तो जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर्स थे सबके दिल में खौफ
फैल जाती हैं, जिसको देखकर वो कहते हैं कि इसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता, इसको कोई भी चारा नहीं कि इसको ब्लॉक कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स वो एक सेम प्राइमर्डियल अंडरस्टैंडिंग को रखते हैं। जो सामने से ब्लेड आ रही थी वो या एंडलेस टाइम स्पेस को काटते हुए उन सब की तरफ आ रही थी, जिसकी वजह से वो जान गए थे कि यार इसको नहीं रोका जा सकता। ये जहाँ से भी गुजर रही थी वो वहाँ के हाईएस्ट लेवल्स पावर्स को काटते हुए आगे जा रही थी। वो ह्यूमन एंसेस्टर्स के फॉर्मेशंस को चीरते हुए आगे बढ़ रही होती हैं। ये फॉर्मेशंस मल्टीपल हाईएस्ट लेवल डिफेंसिव फॉर्मेशंस से बनी हुई थी जो कि इनपेनिट्रेबल थी, जिसको काटा नहीं जा सकता था, लेकिन वो ब्लेड उन सभी को बड़ी आराम से काट देता है। जिसके साथ यहाँ पे मोग उसी ह्यूमन एंसेस्टर्स और बाकी सारे सोल टेक्निक वाले ह्यूमन एंसेस्टर्स वो सभी कहते हैं कि चलो हमें मिंग वांग के ऊपर फोकस करना होगा और अपने टेक्निक्स को मिंग वांग के ऊपर अटैक करने को करते हैं। मतलब कि वो अब मिंग वांग के ऊपर अपने सोल अटैक्स को करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी नायगू और जिन के ऊपर अपनी पावर्स को यूज कर लिया था, जिसके साथ वो बाकी के ऊपर यूज करते हैं और वहाँ पे वो अपने लॉर्ड मिंगवांग के ऊपर भी अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड मिंगवांग को जहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके एक्सप्रेशन थोड़े से बिटर तो होते लेकिन वो उसको सह लेती है बड़ी आराम से। मतलब कि ये बंदे की भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि सच में काबिल तारीफ है। हमें लगा था कि यार अपने लू फेंग की जैसे किसी और की स्पिरिचुअल विल इतनी पावरफुल नहीं होगी, लेकिन लॉर्ड्स की स्पिरिचुअल विल पावर सच में काफ़ी ज़्यादा होती है। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग ये जान जाते हैं कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही यूजलेस है, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। जिसको देखकर वो कहते हैं कि 8 लॉर्ड वो क्लोज इन कर रहे हैं, हमें जल्दी से छिपना चाहिए। सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स के अंदर पैनिक मोड आ जाता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। जिसको देखकर निर्वाणा ह्यूमन एंसेस्टर्स टेलीपैथिकली कहते हैं कि काल्म हो जाओ, हमें यहाँ पे काल्म रहना होगा, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पर आकर अटैक करना तो उन्हें फॉर्मेशंस के लेयर्स को तोड़कर अंदर आना होगा। और चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स यहीं पे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो अपने बॉडीज के अंदर सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। जिसके साथ वहाँ पर वो कहते हैं कि चलो अब हमें मोमेंट को ऊपर फोकस करना होगा। अब यहाँ पर लॉर्ड वुलन के पास सबसे ज़्यादा डिफेंसिव फॉर्मिडेबल पावर्स थी, उसी के साथ उसकी स्पिरिचुअल विल पावर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। इसलिए वो लॉर्ड वुलन के ऊपर बात ही नहीं करते कि वो लॉर्ड वुलन के अपने ऊपर सोल अटैक्स को करेंगे नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेकार होती है। और लॉर्ड जिमिंग या तो उसको लॉक भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो अब लॉर्ड मोमेंट के ऊपर अपनी इस अटैक को करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे वो लॉर्ड मोमेंट के ऊपर अटैक करते हैं, एक सेल टेक्निक अपने लॉर्ड मोमेंट और लॉर्ड मिंगवा के ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड मोमेंट भी उसे बड़ी आसानी से विथस्टूड कर पाता है, लेकिन उसकी पावर्स भी सिर्फ 60 से 70% ही रह जाती है, जो कि कह सकते हो कि हाँ वो सारे इन सब के पावर्स को काफ़ी वीक कर रहे होते हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता। लॉर्ड मोमेंट अपने ह्यूमन वेव डॉस को यूज करके उस कॉन्शियसनेस को निकाल ले रहा होता है, उसको वीक करने लगता है, उसको क्रश करने लगता है। जिसके साथ 8 लॉर्ड्स और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से अटैक्स करना शुरू करते हैं। वो वहाँ पे कोर एरिया के पास चले जाते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करके उनके कोर एरिया के पास जाते हैं, जहाँ पर 10,000 टेंटिकल ड्रैगन मैट्रल, जिंग लुअम और ड्रीम वीवर मौजूद होता है। अब जैसे ही यहाँ पे वो उन तीनों के पास जाते, तीनों की फट जाती है, तीनों बंदे फाइट ही नहीं कर पा रहे होते और सभी चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी के अंदर भागते हैं ताकि वो उनसे बच सके। और वो वहाँ पे जाता है तो चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स उसको अपने बॉडी के अंदर उसी एब्सोल्यूट स्फीयर के अंदर छिपा लेता है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट स्फीयर के अंदर 10,000 टेंटिकल ड्रैगन मैट्राइज, जिंगलो ह्यूमन एंसेस्टर्स और ड्रीम वीवर वो अपने आप को सेफ मौजूद कर रहे थे, वो सेफ महसूस कर रहे होते हैं। और ड्रीम वीवर कहता है कि हमें यहाँ पर बच के रहना चाहिए था, हमें अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था। अब यहाँ पे बंदों की फटी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने लालच के चलते यहाँ पर इस बैटल को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे उन आइसपीक फैक्शन और इन्फिनाट सर्पेंट एंसेस्टर्स ने उसने वादा किया कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इनाम और रिसोर्सेज देंगे, लेकिन बंदे उसकी फटकी 4 हो चुकी थी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या ही इमेजिन किया था कि वो यार नहीं बच पाएंगे, वो लॉर्ड्स को हरा ही नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे वो तीनों खुश हो रहे थे, उन्हें लगता है कि यार अब हम लोग सेफ है। लेकिन तभी एक टेरिफाइंग ब्लेड लाइट वो एब्सोल्यूट स्फीयर के अंदर आती है, उसको
काट डालती हैं और वो वहाँ पे काटते हैं, तीनों ह्यूमन एंसेस्टर्स के ऊपर भी अटैक्स होती है और तीनों बंदे वहाँ पे सिर्फ डर कर रह जाते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वहाँ पर उसकी बॉडी को भी गायब कर दिया जाता है, बंदे तीनों खत्म। जिसको देखकर तो चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स वो पूरी तरह से शौक और गुस्से दोनों में चले जाते, उसको समझ ही नहीं आता क्योंकि जो टेरिफाइंग ब्लेड लाइट थी वो 8 लॉर्ड्स के द्वारा कंट्रोल की गई थी और वो इतनी पावरफुल थी कि वो चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी को डीप कट करके उस होल के अंदर ले गई जहाँ पे वो तीनों बंदे मौजूद थे। अब ये जो वाउंड थी वो काफ़ी ज़्यादा पतली थी लेकिन ये फिर भी उसके पेट के हिस्से तक ले गई होती हैं, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 8 लॉर्ड्स यहाँ पर तक कि लुपिन वो भी हैरान हो जाता है कि क्या हम आठों मिलकर इस बंदे की बॉडी को 2 हिस्सों में नहीं काट सकते। अब यहाँ पे उसने सोचा था कि यहाँ पे हम 8 लॉर्ड्स मिलकर चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स को काट देंगे। उन्हें पता था कि कैसे एक ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी को काटना मुश्किल होता है, लेकिन चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स को लूफेंग ने सोचा था कि वो उसको काट कर रख देगा, लेकिन यहाँ पर वो एक सिर्फ मेयर क्रैक ही नहीं पाया है जो कि आधे रास्ते तक ही जा पाया होता है, जो कि एक सुपरफिशियल वॉन्ड्स की तरह देखा जा सकता है, उतना भी भयंकर नहीं होता कि वो उसको मार सके। और लूफेंग यहाँ पे रियलाइज करता है कि जब आठों लॉर्ड्स मिलकर भी उसको कंप्लीटली नहीं काट पा रहे तो मैं तो उसके सरफेस में ही स्क्रैच ले आ पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड्स तो हैरान हुए थे लेकिन अपने ह्यूमन एंसेस्टर्स की फट जाती है। वो यहाँ पे क्या हैं कि ये कैसे हो सकता है, चूसिन की ह्यूमन एंसेस्टर्स के ऊपर ऐसी बड़ी कट कैसे लग सकती हैं, यहाँ तक कि जो बंदे उसके पेट के अंदर छिपे हुए थे वो भी मारे जा चुके हैं। जिसको देखकर बंदों की फट उठती है और वो कहते हैं कि यहाँ से नहीं, हम लोग नहीं जीत सकते, ये बिल्कुल ही होपलेस। और बंदे कहते हैं रिट्रीट करो, हमें पीछे हटना ही होगा। और पैनिक पूरी तरह से ह्यूमन एंसेस्टर्स के अंदर आना शुरू हो जाती है और उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा बंदे पीछे हटने को कहने लगते हैं। जो 14 इमॉर्टल रियलम एंटिटीज थे वो तो मर नहीं सकते थे, उसके अंदर वो भी यार पूरी तरह से हैरान थे। वो भी यार समझ नहीं पाते कि ह्यूमन एंसेस्टर चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी आधे में कैसे कर सकती है। अब यहाँ पे वो लोग नहीं समझ सकते, वो कहते कि जब चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी नहीं सह सकती तो हम इमॉर्टल लॉर्ड्स की बॉडी कैसे उसको सह सकती है। जिसके साथ यहाँ पे जो उनमें लड़ने की थोड़ी सी ख्वाहिश थी वो भी खत्म हो जाती है और इस मोमेंट पे वो समझ जाते कि वो इस बैटल में पूरी तरह से लॉस्ट हो चुके, वो हार चुके हैं। जिसको देखकर ह्यूमन एंसेस्टर्स इन्फिनाट पे ह्यूमन एंसेस्टर वो सबसे कहता है कि चलो रिट्रीट करते हैं। बिंग फैन ह्यूमन एंसेस्टर भी सब बंदों को कहता है कि पीछे हो। तो अब यहाँ पे सब लोग पूरी तरीके से हार चुके होते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि लॉर्ड्स सारे सोल्स वाले बंदे को मार चुका था। सिर्फ वहाँ पे मोगोसी और एक निर्वाणा ह्यूमन एंसेस्टर ही बचा था जो कि इमॉर्टल था, 9 सॉवरेंस में से एक था। और इस मोमेंट पे यहाँ पे वो बिल्कुल ही टूट चुके थे और ये तो उसी वक्त हो चुका था जब लॉर्ड्स फिर से वापस अटैक करने के लिए आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं कि क्या होता है, नेगोशिएशन सक्सेसफुल होती या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।